Hello everyone, welcome to the second lectures of GOC, General Organic Chemistry. In last turn, we have to discuss about electrophilic substitution reaction, and now today we will discuss nucleophilic substitution reaction. Students, there are two types of nucleophilic substitution reaction. First आपकी SN1 nucleophilic substitution reaction. It means unimolecular nucleophilic substitution reaction. These reactions take place in 2 steps. यह रिएक्शन आपकी 2 स्टेप में कंप्लीट होती है. The first step ionization take place. In the first step ionization take place. फर्स्ट स्टेप में आपका आयोनाइजेशन होता है. इट इज़ द रेट डिटरमाइंड स्टेप. ये स्टेप जो है आपका वो रेट डिटरमाइंड स्टेप होता है बिकॉज इट इज़ ए स्लो स्टेप. स्टूडेंट्स, जो स्टेप स्लो होता है आपका हम उसी का रेट कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इसलिए वो स्टेप जो है आपका यानी कि जो आपका स्लो स्टेप होता है वो आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है. ओके, इट इज़ ए स्लो स्टेप. नेक्स्ट, इन द सेकेंड स्टेप अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेक प्लेस. सेकेंड स्टेप में आपका क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है. किस पर, रिएजेंट पर. और फर्स्ट स्टेप में आयोनाइजेशन होता है. ठीक है. रिएक्शंस इज इंडिपेंडेंस ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल. इट डिपेंडेंट ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. जो आपकी SN1 रिएक्शन होती है वो न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन से तो इंडिपेंडेंट होती है बट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंट होती है. ठीक है, इसलिए ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है. हेयर आर एग्जाम्पल. टर्सरी एल्काइल हैलाइड है आपका ये. ठीक है, यानी कि CH3 का होल थ्राइस CX है. ठीक, इस पर एक न्यूक्लियोफाइल OH है आपका जो अटैक करता है और ये हमारा प्रोडक्ट बना लेता है टर्सरी एल्कोहल. ठीक है, यानी कि CH3 का होल थ्राइस C सिंगल बॉन्ड OH. इसमें क्या है स्टूडेंट्स, OH निगेटिव और X निगेटिव, यानी कि X का मतलब कोई भी हैलोजेंस हो सकता है. ये दोनों ही क्या हैं, ये दोनों ही न्यूक्लियोफाइल होते हैं. ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी रेज हो सकता है कि OH निगेटिव भी एक न्यूक्लियोफाइल है और X निगेटिव भी एक न्यूक्लियोफाइल है. तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल के रिप्लेसमेंट पर ही क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन पर ही क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल का ही तो एडिशन हो रहा है. हो सकता है बिकॉज जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है आपका वो आपका मोर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. ठीक है, जिसको वो रिप्लेस करता है उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए तो ही वो इसको रिप्लेस या सब्स्टिट्यूट कर सकेगा. ठीक है, तो यहाँ पर OH निगेटिव जो है वो आपका X से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है. इसलिए ये X को रिप्लेस कर देता है और ख़ुद यहाँ पर ऐड हो जाता है. इस रिएक्शन की हम मैकेनिज्म अगर हम देखें तो फर्स्ट स्टेप में इस टर्सरी एल्काइल हैलाइड का आयोनाइजेशन होता है जो आपका स्लो स्टेप होता है. तो इसका आयोनाइजेशन होने पर आपका ये टर्सरी कैटायन का फॉर्मेशन हो गया और एक ये X निगेटिव एनायन बन गया. अब ये जो आपका टर्सरी कैटायन बना है आपका, इस पर ये OH निगेटिव न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और टर्सरी एल्कोहल बना देता है. ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इस रिएक्शन का जो रेट है तो न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, केवल रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर ही डिपेंड करता है. इसलिए ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है. ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें रिएक्टिविटी की तो रिएक्टिविटी में आता है रिएक्टिविटी ऑफ SN1 डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है स्टेरिक हिंड्रेंस की. यानी कि जो कार्बोकैटायन आपका ज़्यादा स्टेबल होगा उसी की रिएक्टिविटी SN1 रिएक्शन के लिए ज़्यादा होगी और उसी में आपका स्टेरिक हिंड्रेंस भी ज़्यादा ही होगा. तो अगर हम बात करें SN1 रिएक्शन की तो यहाँ पर जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होती है वो टर्सरी कार्बोकैटायन आपका ज़्यादा स्टेबल होगा और वही उसी की आपकी रिएक्टिविटी भी ज़्यादा होगी. सेकेंडरी की उससे कम होगी, प्राइमरी की उससे
कम होगी। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी आपकी टर्सरी कार्बोकैटायन की सबसे ज़्यादा है, उससे कम सेकेंडरी की है और सबसे कम आपकी प्राइमरी की है। ओके, यहाँ पर एक नोट पॉइंट दिया गया है, इफ़ एल्काइल ग्रुप इज सेम देन रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीविंग टेंडेंसी ऑफ हैलोजेंस। अगर इन सभी में क्या है कि आपका एल्काइल ग्रुप सेम हो और डिफरेंट क्या हो, आपका हैलाइड ग्रुप, डिफरेंट हैलाइड ग्रुप हो और एल्काइल ग्रुप आपका सेम हो। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में आर आर आर, इन चारों में आपका आर है, लेकिन यहाँ पर हैलाइड अलग अलग हैं। एक में आपका आयोडीन दिया हुआ है, एक में आपका ब्रोमीन है, एक में आपका क्लोरीन है और एक में आपका फ्लोरीन है। तो यहाँ पर क्या है कि जो ग्रुप इन हैलोजन एटम को जल्दी से लीव करेगा या जल्दी से रिलीज़ करेगा उसी की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर आर आई जो है, ठीक है, आर आई जल्दी, आर आई में जो आपका आर एल्काइल ग्रुप है वो आयोडीन को बहुत जल्दी से रिलीज़ करता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आर आई ज़्यादा रिएक्टिव हो। अब आता है नेक्स्ट SN2 यानी कि बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस रिएक्शन, ये रिएक्शन क्या है इसको देखते हैं। रिएक्शन कम्प्लीटली ओनली इनटू वन स्टेप, ये रिएक्शन जो है वो आपकी केवल एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, यहाँ पर 2 स्टेप की ज़रूरत नहीं पड़ती। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट एंड न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पर जो रिएक्शन का रेट है वो रिएक्टेंट और न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, इसलिए हम इसको बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, इथाइल हैलाइड यानी कि CH3CH2X प्लस OH निगेटिव, तो यहाँ पर ये आपका प्रोडक्ट बन जाता है CH3CH2OH प्लस S निगेटिव। इसकी मैकेनिज्म अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर 2 स्टेप का होना ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि ये रिएक्शन केवल आपकी एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जो है आपका OH निगेटिव वो डायरेक्टली आपका क्या होता है, इस पर रिएक्टेंट पर अटैक करता है और X को रिप्लेस कर खुद उसको जुड़ जाता है। तो जब ये इस पर अटैक करता है तो एक वीक बॉन्ड से अटैच होता है और CX बॉन्ड जो है वो वीक होने लगता है, और जब ये पूरा का पूरा रिलीज़ हो जाता है तब OH जो है वो इससे एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़ जाता है। तो ओवरऑल ये रिएक्शन जो है आपकी एक स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। लेकिन इस रिएक्शन की जो रेट है वो दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, इसलिए ये आपकी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। ओके, नेक्स्ट SN2 रिएक्शन के लिए अगर हम रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखें तो रिएक्टिविटी टूवर्ड्स SN2 डायरेक्ट प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, यानी कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब ये है कि जिस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जितनी आपकी कम होगी वो उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा, और अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो वो उतना ही, स्टेबिलिटी अगर आपकी ज़्यादा होगी तो रिएक्टिविटी उतनी ही कम होगी, ठीक है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ये स्टेरिक हिंड्रेंस के होगा, इनकी स्टेरिक हिंड्रेंस जितना आपका ज़्यादा होगा रिएक्टिविटी उतनी ही कम होगी, ये आपका अपोजिट होता है इसमें, ठीक है। तो अगर हम यहाँ SN2 रिएक्शन के लिए बात करते हैं इन हैलाइड्स की, तो यहाँ पर टर्शरी हैलाइड्स जो है वो आपका बहुत ही लेस रिएक्टिव होता है, और प्राइमरी एल्काइल हैलाइड जो है आपका मोर रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो प्राइमरी की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है और सेकेंडरी की उससे कम है और टर्शरी की सबसे कम है, ठीक है। और ये SN2 रिएक्शन के अपोजिट होता है बिल्कुल। इफ़ एल्काइल ग्रुप आर सेम SN2 डायरेक्ट प्रोपोर्शनल लीविंग टेंडेंसी ऑफ हैलोजन, ये आपका सेम रहेगा। अगर एल्काइल ग्रुप आपका सेम है तो ये डिपेंड करेगा, उसकी रिएक्टिविटी डिपेंड करेगी कि आपका जो लिविंग ग्रुप की हैलोजन को लीव करने वाले ग्रुप की टेंडेंसी क्या है। तो यहाँ पर RI की टेंडेंसी आयोडीन को लीव करने की सबसे ज़्यादा है, इसलिए RI की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। ओके, ये आपका कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है
इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितने टाइप्स का होता है? तो डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। फर्स्ट आता है इंडक्टिव इफेक्ट, ये आप 11th में पढ़ चुके हैं। मीजोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट, ये भी आपका 11th का ही है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये भी 11th का है। हाइपर कंजुगेशन, ये भी 11th का है। स्टूडेंट, ये जो GOC है ये टोटल आपके 11th का सिलेबस है, लेकिन हम इसको रिपीट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब तक आपको ये टर्म्स क्लियर नहीं होंगी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंसेप्ट भी क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी इंडक्टिव इफेक्ट। व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट? It is a permanent effect on a sigma electrons. It is a permanent effect on sigma electrons. In this effect, partial displacement of sigma electrons towards more electronegative atoms take place. यहाँ पर क्या होता है कि जो कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या कार्बन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो आपके मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की तरफ या एटम्स की तरफ डिस्प्लेस हो जाते हैं। ठीक है, जिससे आपके उस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और कार्बन पर आपका यानी कि जो आपकी कार्बन चेन होती है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ CH कंसिडर एज 0। CH का जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो 0 माना जाता है। इंडक्टिव इफेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय I। इंडक्टिव इफेक्ट को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, ये 2 टाइप्स का हो सकता है। फर्स्ट टाइप्स आपका I पॉजिटिव। I पॉजिटिव क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन्स को देने वाले ग्रुप होते हैं ये। ठीक, नेक्स्ट I नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग। ये क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स को लेने वाले यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी इलेक्ट्रॉन्स पेयर को अपनी तरफ खींचने वाले ग्रुप होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर को अपनी तरफ खींचते हैं उनको हम -I इफेक्ट बोल देते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं या इलेक्ट्रॉन्स डोनर होते हैं हम उनको पॉजिटिव I बोल देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है कि Z एक एलिमेंट है और ये कैसा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हर एलिमेंट्स की अपनी अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती ही है। तो अगर एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है कार्बन से, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है ZEN ग्रेटर देन C, तब क्या होगा कि C क्या है? C कोई भी ग्रुप हो सकता है, इथाइल मिथाइल कुछ भी हो सकता है। तो CH3 पर जो आपका यानी कि कार्बन पर जो है वो आपका डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और Z जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है उस पर डेल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस इफ़ेक्ट में देखा है आपने कि अगर एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ कार्बन तो वो यहाँ पर -I इफेक्ट शो करता है। ठीक है, यानी कि -I इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। और अगर आपकी ZEN यानी कि एलिमेंट Z की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस है इन कंपैरिजन ऑफ कार्बन, तब आपका कार्बन पर नेगेटिव चार्ज और Z पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर +I और +I इफेक्ट ऑफ Z होता है यहाँ पर, यानी कि ये प्लस इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है। ओके, यहाँ पर 2 नोट पॉइंट्स दिए गए हैं। पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम -I इफेक्ट इंक्रीज। ठीक है, अगर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स पर पॉजिटिव चार्ज है तो उस कंडीशन में वो सबसे ज़्यादा -I इफेक्ट शो करता है। देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन यहाँ पर जो आपका नाइट्रोजन का एक कंपाउंड है अमोनिया NH3, उस पर आपका कोई चार्ज नहीं है, उस पर केवल आपके 2 लोन पेयर हैं। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यहाँ पर NH3 पॉजिटिव है। अब NH3 इसमें भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसमें भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और यहाँ पर नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है। तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो ज़्यादा -I इफेक्ट शो करता है क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, वो इलेक्ट्रॉन्स को और ज़्यादा लेना चाहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर NH3 पॉजिटिव कंटेन मोर -I इफेक्ट इन कंपैरिजन ऑफ NH3। ओके, नेक्स्ट है एज ए डिस्टेंस इंक्रीज इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज। जैसे जैसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और कार्बन चैन की डिस्टेंस बढ़ती जाती है, ठीक है, जैसे यहाँ अगर हम इस क्लोरीन और कार्बन के बीच की डिस्टेंस देखें तो कम है, तो इनके बीच में क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है। लेकिन इससे इसके बीच की दूरी थोड़ी सी बढ़ गई तो इंडक्टिव इफेक्ट हमारा कम हो गया। इससे आगे हम चले तो और डिस्टेंस बढ़ गई तो इंडक्टिव इफेक्ट और कम हो गया। तो जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज़ करती जाती है इंडक्टिव इफेक्ट आपका डिक्रीज़ करता जाता है। नेक्स्ट,
यहाँ पर कुछ ऑर्डर दिए गए हैं, ऑर्डर ऑफ -i का ऑर्डर क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने ये कहा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो मोर -i इफेक्ट शो करता है। तो यहाँ पर देखिए OR2 पॉजिटिव ग्रेटर दैन NR3 पॉजिटिव ग्रेटर दैन NO2 ग्रेटर दैन CN ग्रेटर दैन COOH ग्रेटर दैन COR ग्रेटर दैन फ्लोरीन ग्रेटर दैन क्लोरीन ग्रेटर दैन ब्रोमीन ग्रेटर दैन OH ग्रेटर दैन OR ग्रेटर दैन NH2 ग्रेटर दैन C6H5 एंड ग्रेटर दैन फिनाइल। तो यानी कि सबसे ज़्यादा जो आपका -i इफेक्ट शो करेगा वो OR2 पॉजिटिव शो करेगा। ओके, अब नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ पॉजिटिव आई। पॉजिटिव आई का हम ऑर्डर देख लेते हैं। पॉजिटिव आई में जो आपका टर्शरी ग्रुप होता है, यानी कि आपका टर्शरी अल्काइल हैलाइड होते हैं या टर्शरी कार्बन होता है, वो आपका सबसे ज़्यादा पॉजिटिव आई इफेक्ट शो करता है। सेकेंडरी उससे कम करता है और प्राइमरी उससे कम करता है और मीथेन का सबसे कम होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम ये देखते हैं, ये यहाँ पर साइक्लिक दिए गए हैं कंपाउंड, तो यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन का सबसे ज़्यादा होता है और धीरे धीरे ये आपका कम होता जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन, कार्बेन आयन और फ्री रेडिकल्स। तो अगर हम इनकी बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ये है CH4, ये 3 टाइप्स के आपकी बनाएगा इंटरमीडिएट। फर्स्ट आपका होगा इनकम्प्लीट ऑक्टेट कार्बोनियम आयन, एक बनाएगा आपका कंप्लीट ऑक्टेट कार्बेन आयन और एक बनाएगा आपका इनकम्प्लीट ऑक्टेट फ्री रेडिकल। ठीक है, तो यहाँ पर फ्री रेडिकल्स एंड कार्बोनियम आयन्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सो बोथ हैव सिमिलर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यानी कि आपके क्या है कि जो आपका कंप्लीट ऑक्टेट कार्बन आयन होता है, ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड नहीं होता, लेकिन आपका फ्री रेडिकल्स वाला और ये कार्बोनियम आयन, ये दोनों ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होते हैं। तो ये इन दोनों की ही इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी जो है वो सेम होती है। ओके, अब यहाँ पर एक दिया गया है स्टेबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है क्वांटिटी ऑफ चार्ज की, यानी कि अगर क्वांटिटी ऑफ चार्ज आपका ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी कम होगी और क्वांटिटी ऑफ चार्ज आपका कम है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। यानी कि ठीक है, अगर आपका चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स इस पर ज़्यादा प्रेजेंट है तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, इस कार्बन, ये कार्बोकैटायन है, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी क्या है, कम है, तो यानी कि क्या होता जा रहा है, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। यहाँ पर थोड़ी सी और ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर सबसे ज़्यादा कम है, चार्ज कम है तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। यहाँ पर चार्ज और बढ़ जाता है थोड़ा सा, तो यहाँ पर थोड़ी सी स्टेबिलिटी इसकी कम हो जाती है। ठीक है, और बढ़ जाता है तो और कम हो जाती है। तो इसका ये जो ऑर्डर होता है ये डिफरेंट होता है, यानी कि यहाँ पर टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी ये ऑर्डर होता है। तो टर्सरी पर आपका जो क्वांटिटी ऑफ चार्ज है वो बहुत कम होती है, तो ये इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, इस तरह से अगर हम कार्बन आयन की देखेंगे, यानी कि कार्बन आयन की, तो यहाँ पर अपोजिट होता है। ठीक है, यहाँ पर प्राइमरी की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, प्राइमरी की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पर चार्ज बहुत कम होता है। ठीक है, इसी तरह से हम फ्री रेडिकल्स की यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड। अगर हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी देखते हैं तो जिस कार्बन एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स या -i इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप जुड़ेगा वो आपका सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो अगर हम बात करते हैं मीथेन की और मिथाइल क्लोराइड की, तो मिथाइल क्लोराइड में आपका क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रेजेंट है, जबकि मीथेन में आपके चारों हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है। तो यहाँ पर इसका -i इफेक्ट ऑफ क्लोरीन ज़्यादा हो जाता है, तो ये इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो आपका i इफेक्ट है वो 0 हो जाता है, H का 0 है,
तो यहाँ पर ये नॉन पोलर की फॉर्म में शो होता है और ये लेस रिएक्टिव हो जाता है। एल्काइल हैलाइड इज़ मोर रिएक्टिव देन करस्पॉन्डिंग एल्केन। ठीक है, तो कोई भी अल्काइल हैलाइड होगा वो एल्केन के कंपैरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव होगा। CH3 इज़ मोर रिएक्टिव देन CH4। ओके, नेक्स्ट है आपका रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिक कंपाउंड यानी कि C डबल बॉन्ड O। अब हम इनकी कार्बोनिक कंपाउंड जो हैं, जैसे आपके एल्डिहाइड है और कीटोन है, ये आपके कार्बोनिक कंपाउंड होते हैं क्योंकि इसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप आ जाता है। तो वहाँ पर हम इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आता है रिएक्टिविटी टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव चार्ज ऑन sp2 बॉन्डेड कार्बन एटम के। ठीक है, यानी कि sp2 बॉन्डेड कार्बन एटम पर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी ही उसकी रिएक्टिविटी किसके थ्रू, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए ज़्यादा होगी। तो अगर हम बात करते हैं इसकी यानी कि CH2 डबल बॉन्ड O की, फिर यहाँ पर एक CH3 ग्रुप आ गया और यहाँ पर दोनों पर CH3 ग्रुप है। तो हमें पता है H का तो जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो 0 होता है, तो इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कितना है, इस पर पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा है। कैसे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर जब ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन पर आ जाते हैं तो इस पर पॉजिटिव आ जाता है और इस पर निगेटिव आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, यहाँ पर निगेटिव हो गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई। ये जो H है ये भी इसको इलेक्ट्रॉन्स पेयर डोनेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है। लेकिन इस कंडीशन में क्या है, इस वाली कंडीशन में आप देखेंगे कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट के बाद जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो ये जो आपका मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है ये अपनी इलेक्ट्रॉन इसको देने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी पॉजिटिव चार्ज कम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये 2 अल्काइल ग्रुप देने लगते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज आपके इस वाले कार्बन एटम पर सबसे ज़्यादा होगा, इसलिए ये मोर रिएक्टिव होगा। ओके, इसी तरह से आप यहाँ देखेंगे इसके ऑर्डर में क्या है। इसके ऑर्डर में अगर आपने देखा है तो इसके ऑर्डर में ये है कि इस पर पॉजिटिव चार्ज आपका किसका होगा, यहाँ पर ये है क्लोरीन है, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पर डिस्प्लेस हो जाते हैं और यहाँ पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन क्लोरीन एटम क्या करता है, क्लोरीन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ खींचने लगता है। जब अपनी तरफ खींचने लगता है तो यहाँ पर कार्बन पर या और इस वाले कार्बन पर मोर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। लेकिन इस कंडीशन में ऐसा नहीं है और यहाँ पर आपका है मिथाइल ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन्स को देगा ही, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ तो कम हो जाएगा, यहाँ पर और भी कम हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज जो है वो आपके इस कार्बन पर आएगा, इसलिए ये आपका ज़्यादा रिएक्टिव होगा। यहाँ पर एक नोट पॉइंट है, एसिड जो होते हैं वो डोनेट एच आयन को डोनेट करते हैं और एक्सेप्ट लोन पेयर, और लोन पेयर को लेते हैं। बेस क्या होते हैं, बेस जो हैं वो लोन पेयर को देने वाले होते हैं, डोनेट LP, और एक्सेप्ट एच आयन, और एच आयन को लेने वाले होते हैं। एच आयन को लेने वाले और लोन पेयर को डोनेट करने वाले को हम बेस कहते हैं। किसी भी कंपाउंड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है -I के, यानी कि किसी भी कंपाउंड में अगर आपका -I ग्रुप प्रेजेंट है या वहाँ पर -I इंडक्टिव इफेक्ट शो हो रहा है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। या एक फॉर्मूला ये होता है कि किसी भी एसिड के लिए Ka की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी और pKa की वैल्यू जितनी कम होगी वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। इसी तरह से बेसिक स्ट्रेंथ में, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है कि किसी भी कार्बन चेन में या कंपाउंड में जो आपका पॉजिटिव I ग्रुप जुड़ा हुआ होगा या पॉजिटिव I इफेक्ट शो करेगा उसका बेसिक नेचर उतना ही ज़्यादा होगा, या उसके लिए Kb की वैल्यू या pKb की वैल्यू जितनी कम होगी और Kb की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उसका बेसिक नेचर उतना ही ज़्यादा होगा। ओके, नेक्स्ट है मोर स्टेबल द कॉन्जुगेटेड बेस मोर एसिडिक करस्पॉन्डिंग एसिड। किसी भी एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस जितना स्टेबल होगा उसका एसिडिक नेचर उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे कि
HCl एक एसिड है, इसका कॉन्जुगेटेड बेस जो है वो क्लोरीन है। ये जितना स्टेबल होगा, ठीक है, वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। ठीक, अब इसके फैक्टर क्या क्या हैं देखिए। इन ग्रुप कंट्रोलिंग फैक्टर साइज, ग्रुप कंट्रोलिंग फैक्टर साइज कौन कौन से हैं, यानी कि ग्रुप को कौन कौन कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स हैं। निगेटिव चार्ज ऑन लार्ज साइज ग्रेटर विल बी स्टेबिलिटी। जितने ज़्यादा बड़े साइज पर आपका निगेटिव चार्ज होगा वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक, सेकंड, इन पीरियड कंट्रोलिंग फैक्टर इज़ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अगर एक ही पीरियड के आपके हैं तो वहाँ पर हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखते हैं, और ग्रुप के हैं तो वहाँ पर भी हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और साइज देखते हैं। निगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम ग्रेटर विल बी स्टेबिलिटी, यानी कि निगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम ग्रेटर विल बी स्टेबिलिटी, यानी कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर जितना निगेटिव चार्ज होगा वो उतना ही स्टेबल होगा। ठीक है, और लार्ज साइज पर जितना निगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पर बात करते हैं OH मोर स्टेबल दैन CH3। इसका मतलब क्या है, OH इज़ मोर स्टेबल दैन CH3। पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम मोर स्टेबल। यहाँ पर क्या है आपका कि OH इज़ मोर स्टेबल दैन CH3 है। अब क्या है कि यहाँ पर निगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, कार्बन भी एक इलेक्ट्रोनिगेटिव है और ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनिगेटिव है, लेकिन अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या है कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट पर जितना निगेटिव चार्ज होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, इसलिए OH निगेटिव जो है वो CH3 निगेटिव से ज़्यादा स्टेबल है। अब यह है आपका पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम मोर स्टेबल। किसी भी लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट पर अगर आपका पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है। अगर हम बात करें CH3 और OH की, तो OH आपका मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है और कार्बन आपका लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, यानी कि ये क्या हुआ, इलेक्ट्रो पॉजिटिव हुआ किसके कंपैरिजन में, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। और इस पर कितना है, पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो कम है इसके कंपैरिजन में, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज अगर है तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। ओके, अगर हम निगेटिव की बात करते हैं, निगेटिव चार्ज होने पर ये वाला ज़्यादा स्टेबल होता है। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, विच वन इज़ मोर एसिडिक, CH4, NH3, H2O, HF। तो हम यहाँ पर इनके कॉन्जुगेटेड बेस देख लें। CH4 का कॉन्जुगेटेड बेस CH3 निगेटिव, NH3 का NH2 निगेटिव, H2O का OH निगेटिव, HF का F निगेटिव। अब हमें क्या करना है, कंट्रोलिंग फैक्टर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखनी है। कंट्रोलिंग फैक्टर में क्या आएगी, इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आएगी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कौन है, फ्लोरीन है, और फ्लोरीन पर सेम चार्ज है, सब पर -1 ही है। तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट पर जो निगेटिव चार्ज होगा, जितना निगेटिव चार्ज होगा वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है और उस पर -1 चार्ज है, तो इसलिए ये आपका मोर एसिडिक होगा। अब बात आई HF, HCl, HBr और HI की। इनके कॉन्जुगेटेड बेस हमने देख लिए, इसका फ्लोरीन निगेटिव आया, इसका क्लोरीन निगेटिव, इसका Br निगेटिव और इसका HI निगेटिव। हमने ये कहा था साइज देखना है अगर एक ही ग्रुप के हैं। ठीक है, तो एक ही ग्रुप होने पर आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो ये निगेटिव है कॉन्जुगेटेड बेस है ये ज़्यादा स्टेबल है, और ज़्यादा स्टेबल होने पर ये ज़्यादा एसिडिक बिहेवियर शो करता है। नेक्स्ट है आपका एक क्वेश्चन है, ये है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और CH ट्रिपल बॉन्ड CH। यहाँ पर हम अगर एसिडिक नेचर देखते हैं तो एसिडिक नेचर देखने पर हम यहाँ पर देखेंगे कि इनमें सभी में प्रेजेंट कार्बन पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, तो अगर हम ट्रिपल बॉन्ड वाली बात करते हैं तो इस पर sp होता है, डबल बॉन्ड वाले पर sp2 होता है और सिंगल वाले पर sp3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि कौन सा कार्बन यहाँ पर ज़्यादा निगेटिव है। तो यहाँ पर जो sp वाला कार्बन एटम होगा, यानी कि जिस कार्बन एटम पर sp हाइब्रिडाइजेशन होता है वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, और जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है वही आपका स्टेबल होता है और उस कॉन्जुगेटेड बेस स्टेबल होता है, और वही आपका ज़्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर
अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp कार्बन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम sp2 की होती है और सबसे कम sp3 की होती है। और sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम किस में होता है? ट्रिपल बॉन्ड वाले में। तो ट्रिपल बॉन्ड वाला आपका ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है स्टूडेंट, एक यहाँ पर ये पॉइंट और है, मोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, मोर स्टेबल कॉन्जुगेटेड बेस एंड मोर एसिडिक। यानी कि चार्ज अगर आपका एक जगह रुका हुआ ना हो और वो डिस्ट्रीब्यूट होता रहे, ठीक है, तो उसका जो कॉन्जुगेटेड बेस है वो उतना ही स्टेबल होता है जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट रहता है, और वो जितना स्टेबल होगा उसका कॉन्जुगेटेड बेस वो उतना ही एसिडिक होगा। ठीक है, तो ये आपकी जनरल केमिस्ट्री की वीडियो थी, उसका सेकंड लेक्चर था। आप इसको वीडियो को देखिए, इसमें जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती है वो हम क्वेरी टाइम में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।